Good morning, student. We have already completed chapter 1 in our previous classes. Today I am going to teach you chapter 2 of economics, people as resources. Firstly, I am going to give you an introduction of the chapter. The chapter people as resources is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. कहने का तात्पर्य है कि संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। मतलब ये जो हमारा चैप्टर है ये हमें सिर्फ ये बताना चाहता है कि जो जनसंख्या है वो किस तरीके से संसाधन के रूप में प्रयोग हो सकती है। Population become human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। मानव पूंजी मतलब कि मनुष्य भी एक पूंजी के रूप में कार्य करता है। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। पीपल एज रिसोर्सेज इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्री वर्किंग पीपल इन द टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। कार्यरत मतलब कि जो भी देश में लोग काम करने वाले हैं, वर्किंग पीपल हैं, तो उनको ही यहाँ पर कार्यरत लोगों को के लिए कहा गया है। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एक्सेप्ट एम्फेसिस इट एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पादन के सृजन मतलब एकत्र करना, उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। योगदान की क्षमता मतलब जो भी वो सहयोग करते हैं उस पर एक बल देना, कार्य करना है। Like other resources, population also is a resources, a human resources. दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side. Considering only the problem of providing the population with food, education and access to health facilities. कहने में आता है कि यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू, सकारात्मक जो चीज़ साकार दिखाई देती है उसको सकारात्मक कहते हैं, पहलू है जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसे नकारात्मक पहलू को देखते हैं। मतलब कभी हम किसी में कोई बुराई ढूंढते हैं तो उसकी अच्छाइयों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब हम जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय, मतलब कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में अपनी कुछ राय बना लेते हैं तो सिर्फ उसी को अच्छा समझते हैं, बाकी को हम अनदेखा कर देते हैं। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of the country just like physical capital formation. इसका मतलब है कि जब इस विद्वान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। मतलब कि कोई भी एक मानव संसाधन को हम किस तरीके से मानव पूंजी में वो कर सकते हैं, जब वो शिक्षा के साथ साथ उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो तब हम उसको एक मानव पूंजी निर्माण के लिए उचित मान सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर yield a return
जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। मानव पूंजी में निवेश का मतलब कोई भी लागत को लगाना, जैसे शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति, भौतिक पूंजी जो हमें पहले से ही प्राप्त है, प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। ये तो बुक के अकॉर्डिंग था, आप लोगों को ऐसे समझ में आएगा कि मानव पूंजी में निवेश का मतलब कि जिस तरीके से हम किसी चीज़ को करने के लिए अपना पैसा लगाते हैं। सपोज़ करो हमने एक दुकान खोली है, उसमें हमने सामान भरा है और फिर हम उसको बेचते हैं। बेचने के बाद में हमें उससे कुछ प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट हमारे लिए भी लाभदायक है, हमारे परिवार के लिए भी है। इसी तरीके से यहाँ पे जो मानव को एक पूंजी के रूप में कहा जाता है, वो इसलिए कहा है कि यदि हम मानव में पूंजी का निवेश करते हैं, यानी पूंजी लगाते हैं, कैसे, उसको शिक्षा देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो वो आगे चल करके अपने लिए भी और इस देश के लिए भी एक पूंजी का निर्माण करता है। यानी अगर एक कोई टीचर है तो वो पहले वो उसके ऊपर हमने पूंजी तो खर्च करी है, लेकिन वो आगे आने वाली जनरेशन को पढ़ाएगा। या डॉक्टर है, वो डॉक्टर बनने के बाद में देश में जितने भी लोग हैं उनका भी सहयोग करेगा। इसी तरीके से वो आगे अर्न करेगा। India's Green Revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources। मतलब कि भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार एक बेहतर उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के रूप में हम कैसे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकते हैं। India's IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक ऐसा आश्चर्यजनक उदाहरण है जो भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व से किस प्रकार उच्च स्थान को प्राप्त करती है। बेटा जिस तरीके से मतलब हम इससे समझ सकते हैं कि पहले तो आप लोगों को ये बताना होगा कि हरित क्रांति है क्या, जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। हरित क्रांति 1940 से 60 के बीच विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र की सिंचाई के आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था, कृत्रिम खाद, कीटनाशक तथा बीज से लेकर अंतिम उत्पादक नवीनतम उपकरण व मशीन की व्यवस्था हरित क्रांति का ही परिणाम माना जाता है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे गांव में जाते हैं, पहले खेती करने का तरीका अलग था, जिससे किसानों को उत्पादन जो है उन्हें कम हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकीकरण बढ़ता गया तो सभी चीज़ों में खेती से संबंधित, कृषि से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं थी उनमें सुधार होता गया। जैसे खेती पहले बैलों के हलों के द्वारा की जाती थी, आज ट्रैक्टर के द्वारा होती है। उसी तरीके से खेतों में डालने के लिए अच्छे बीज हैं, अच्छे कीटनाशक पदार्थ हैं, खाद हैं, उन सब की व्यवस्था हुई और ये सारा का सारा सुधार ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत ही आता है। अब बेटा ये तो पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को मैं समझा दूँ कि अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा कि पीपल एज रिसोर्सेज है क्या चीज़। रिसोर्स है क्या? पीपल तो सभी को पता है, लोगों के लिए कहा गया, लेकिन कोई भी मनुष्य जो है वो एक संसाधन कैसे हो सकता है, वो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है कि आपको ये समझ में आ जाए कि किसी भी मनुष्य को हम एक संसाधन के रूप में कैसे देख सकते हैं। उसके लिए आपको ये जो यहाँ पिक्चर दी गई है उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए ये दो बच्चे हैं, भाई बहन हैं और बात कर रहे हैं आपस में। तो यहाँ पर ये बहन पूछती है कि व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज, कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, मानव संसाधन क्या है। इज़ इट लाइक लैंड और लेबर, इसका क्वेश्चन है कि क्या यह एक भूमि या एक
श्रमिक के रूप में है, तब उसका भाई को बोलता है इट इज़ मोर दैट, मतलब ये ह्यूमन रिसोर्स जो है इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा है, लैंड और लेबर से ज़्यादा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल, कि ह्यूमन कैपिटल क्या है। इज़ इट लाइक रुपी, पैसे और डॉलर, क्या ये एक रुपए, पैसे और डॉलर से ज़्यादा है। इट इज़ मोर देन दैट, वो ये बताता है कि यहाँ पर ये रुपीज़, पैसे और डॉलर से भी ज़्यादा है। अब इस बच्चे के ये समझ में नहीं आता कि कैसे। अभी तक हम लोग जानते हैं कि भूमि को ज़्यादा मानेंगे, पैसे को, डॉलर को ज़्यादा मानेंगे, लेकिन मनुष्य को ज़्यादा कैसे मानेंगे। हेयर इज़ ह्यूमन कैपिटल। यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल को एक्सप्लेन इस तरीके से किया जा सकता है, जैसे ये एक डॉक्टर है, यहाँ टीचर है, ये इंजीनियर है और ये एक टेलर है। डॉक्टर एक पेशेंट की देखभाल कर रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, इंजीनियर अपनी मशीनरी में काम कर रहा है और टेलर कपड़े बना रहा है। देखो यहाँ कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो अपने लिए काम कर रहा है। डॉक्टर भी दूसरे के लिए कर रहा है, टीचर के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है जो आगे देश के लिए काम करेंगे, इंजीनियर जो भी इंडस्ट्रीज़ में काम है उसको देख रहा है, और टेलर जो है वो कपड़े बना रहा है। अब यहाँ पर किस तरीके से पूंजी है, बेशक ये लोग अपने लिए भी कमा रहे हैं लेकिन अपने देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार कर रहे हैं। इसीलिए जो भी एजुकेटेड पर्सन है और जिसका स्किल अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, उसी को यहाँ पर पीपल एज रिसोर्स कहा गया है। अब आपको यहाँ पर सभी चीज़ें सही से समझ में आ गई होंगी कि मनुष्य किस तरीके से एक संसाधन के रूप में काम करता है। जैसे हमें प्रकृति द्वारा कुछ संसाधन मिले हुए हैं, पानी है, सूरज है, ये सारी चीज़ें हैं, हम उनका प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी पीपल जो मनुष्य है वो भी एक संसाधन के रूप में काम करता है। वो अपने लिए भी करता है और दूसरे के लिए करता है। ये जितने भी लोग हैं ये सभी ऐसे हैं कि अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन साथ के साथ ये देश के उन्नति के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर आज जो है अब ये इतना मैंने आपको समझा दिया है। मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क दूंगी, उसको आप ध्यान से देखें। So your today homework is to do question given on page number 17. Let's discuss. Looking at the photograph, can you explain how a doctor, teacher, engineer and a tailor are an asset to the economy? मतलब कि आपको इस पिक्चर को देख करके ये बताना है, एक्सप्लेन करना है कि डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, टेलर किस तरीके से अर्थव्यवस्था में अपना अपना कार्य कर रहे हैं। करना किस तरीके से है कि पहले हेडिंग डॉक्टर डालनी है, उसके बारे में लिखना है, फिर सेकंड हेडिंग टीचर, टीचर के बारे में लिखना है, इंजीनियर, इंजीनियर के बारे में, और टेलर, टेलर के बारे में आपको ये एक्सप्लेन करना है। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो इस वर्क को आप पहले रफ कॉपी में करके और मेरे को एक बार दिखा देंगे। अगर कोई गलती होगी तो मैं उसको सही करा दूंगी और उसके बाद आप इसको फेयर कॉपी में कर लेंगे। It's okay. That's all for today. Rest topic I will take in next class.